हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज जो आपका बायो का चैप्टर 4 है, कौन सा है बायो का चैप्टर 4? वो है हेरिडिटी। कि भाई हेरिडिटी क्या होता है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है बहुत ईजी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लेक्स लगता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मेनली हम जो है जीन्स के बारे में समझते हैं, एलील्स क्या होते हैं, क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये एक्चुअल में सब क्या होता है, तो इसी चैप्टर में आज हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो करें इस चैप्टर को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है, क्या है चैप्टर का टाइटल? हेरिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको कभी किसी ने बोला है कि भाई आप जो है ना अपने कुछ आप अपनी मम्मी जैसी दिख रही हो, है ना? या फिर कोई आपसे ये बोलता है कि जैसे कि मतलब आप जो है ना, मतलब जो आपके आईज हैं वो आपके पापा जैसी हैं, है ना? बोलते हैं ना ऐसा। तो देखो, अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी रिजेंबल कर रही हैं अपने पेरेंट्स से, तो एक्चुअल में क्यों रिजेंबल कर रही हैं और कैसे रिजेंबल कर रही हैं, तो वही जो है हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो एक्चुअल में हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि वो एक प्रोसेस होता है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस होता है एक्चुअल में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब कैसे जो है ट्रांसफर होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर हुआ? समझ आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसे ये यहाँ पे सन है, तो देखो इसकी जो हाइट है वो किसके जैसी है? अपनी मॉम जैसी। वहीं अगर हम बात करें ईयर्स किसके जैसे हैं? अपने पापा जैसे हैं। आइज़ की बात करें तो आइज़ अपनी मम्मी जैसी हैं, सॉरी पापा जैसी हैं। हेयर की बात करें तो हेयर अपनी मम्मी जैसे हैं। तो भाई ये कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट्स से आ रही हैं किसी भी बच्चे में। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या? देखो, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक का थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? जब भी कोई एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, है ना? अगर सेल को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? हेरिडिटी क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं। अब देखो, हमने क्या चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पास होती है वो 2 पेरेंट्स से पास होती है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे 2 पेरेंट्स से पास हो रही है, जिसकी वजह से जाइगोट जो है, जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उनके पास क्या होती है? उनके पास मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है 2 पेरेंट्स की। ठीक है, उनके पास जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो इसलिए क्या है कि जो हम लोग हैं, हम लोग बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से। हम में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना? बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होते। तो ये क्या है, वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशंस का मतलब होता है कि दीज आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बेशक हम अपने ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो क्या ऐसा है कि सारे ह्यूमन स्पीसीज, जो सारे ह्यूमंस जो हैं, सारे मेल्स और फीमेल्स सब एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिखते एक जैसे। एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन में हम लोगों में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, है ना? जैसे स्किन कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसी का स्किन कलर जो है बिल्कुल वाइट होता है, किसी का स्किन कलर थोड़ा इंटरमीडिएट होता है, किसी का थोड़ा डार्क स्किन टोन होता है। तो सबका जो है स्किन टोन भी हमें बहुत सारी वैरायटी जो है यहाँ पे स्किन टोन में भी देखने को मिलती हैं। जैसे हम आइज़ की बात कर लें, है ना? आइज़ में भी हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे किसी की आइज़ क्या होती हैं, ब्लैक होती हैं, किसी की आइज़ ब्लू होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, है ना? तो सब जो है यहाँ पे आइज़ भी जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलता है आई के कलर में भी। तो ये सब क्या है, वेरिएशंस होते हैं, है ना? जैसे किसी के बाल देख लें, बाल किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी एकदम कर्ल होते हैं, है ना? तो ये सब क्या है, वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आई कलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पे स्किन कलर का एग्जाम्पल है।
ये यहाँ पे स्किन कलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब तक कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट, कोई बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया है। क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं अभी हमने सिर्फ ये ही समझा है। तो भाई अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो देखो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि मैम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब सेम ही तो होता है। तो एक्चुअल में इसका मतलब सेम नहीं होता। जो इनहेरिटेंस होता है, देखो जो मतलब हेरिडिटी होती है वो एक्चुअल में क्या एक प्रोसेस है ना, कि कैसे जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसको बताऊं कि हेरिडिटी क्या है, एक्चुअल में हेरिडिटी जो है ये है एक प्रोसेस, ठीक है। और जो है इनहेरिटेंस क्या है, फिर इनहेरिटेंस होता है एक्चुअल में रिजल्ट होता है इस प्रोसेस का। जो ये हेरिडिटी वाला प्रोसेस है इसका एक्चुअल में वो रिजल्ट होता है। वो कैसे, अब देखो हेरिडिटी का मतलब हमने ये समझा था कि ये प्रोसेस है जिससे ट्रांसफ़र हो रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में क्या होगा, जिस प्रोसेस से ये एक्चुअल में क्या होगा कि मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफ़र हो चुकी हैं ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे आई कलर की बात करें, है ना, तो आई कलर क्या है कि अगर जैसे मेरा आई कलर जो है अपने पापा जैसा है तो मेरे अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। एक्चुअल में वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आ गई है ना। किस प्रोसेस के थ्रू आई है, वो आई है हेरिडिटी प्रोसेस के थ्रू। क्लियर हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब मैंने क्या बताया कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस क्या होता है, ये रिजल्ट होता है हेरिडिटी का, है ना। वो तो एक्चुअल में प्रोसेस था, कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना, वो तो था एक प्रोसेस हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि भाई वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो गई हैं और यहाँ पे एक्सप्रेस भी हो रही हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक इधर एक्सप्रेस भी हो गई है, आई कलर इधर एक्सप्रेस हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? इतना समझ आया है ना? क्लियर हुआ? तो देखो मैंने क्या बताया कि हेरिडिटी होता है एक्चुअल में प्रोसेस, और जो इनहेरिटेंस होता है वो इसका रिजल्ट होता है ना, कि मतलब वहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वहाँ पे एक्सप्रेस होती हैं ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या होता है एक्चुअल में, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये बेसिस होता है किसका, हेरिडिटी का बेसिस है ना। ये क्या है, ये हेरिडिटी का बेसिस होता है इनहेरिटेंस। समझ आया? क्लियर हुआ इतना, है ना? इतना समझ आ गया सबको? तो देखो उसके बाद जो है, देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे हम फोटो देखें तो देखो जैसे ये बॉय जो है कुछ कुछ अपने फादर जैसा लग रहा है, गर्ल जो है कुछ कुछ अपने मोम जैसी लग रही है, बाल देख सकते हैं तो बाल जो इसके मोम जैसे नहीं लग रहे, तो थोड़े फादर जैसे लग रहे हैं। तो मतलब ये सब क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि ये यहाँ पे एक गर्ल जो है कुछ कुछ अपनी मोम जैसी लग रही है, तो ये क्या है, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होने की वजह से ही ये ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। टोटली रिजेंबल नहीं करते, हमें वेरिएशंस होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक जो एक्चुअल में आती हैं वो आती हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो एक बात समझते हैं, हम जो ये बात कर रहे हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रही हैं, कि हम में जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सप्रेस होती हैं अपने पेरेंट्स वाली, तो वो किसकी वजह से होती हैं? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो एक्चुअली में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वही तो हमारे अंदर आती है ना अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या ही आ रही होगी, तो पर्टिकुलर डीएनए आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली पहले ये समझते हैं कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इस मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है किस फॉर्म में हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखो अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, जितने भी लिविंग फॉर्म्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है ना। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि ये है न्यूक्लियस, ये है हमारा कोई सेल, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस हो जाता है
है ना। जब ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाता है तो ये बनाता है क्या, ये बनाता है क्रोमोसोम्स, है ना। ये क्रोमोसोम्स बनाता है और इस क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें और ज़रा जूम करके देखें, क्रोमोसोम को फर्दर देखें तो क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या दिखेगा, डीएनए दिखता है, डीएनए, ठीक है। और डीएनए के पर्टिकुलर एक सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन, डीएनए के किसी एक सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। देखो अभी समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं आगे डिटेल में समझाती हूँ, पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम देखो क्या होते हैं, समझो। ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन डीएनए एंड दी प्रोटीन्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किससे बनते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन्स इनके पास प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं सेल टू सेल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, है ना। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पेरेंट्स के अंदर क्या होता है, जो मतलब अगर हम प्रोसेस देखेंगे कैसे जो है मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे जो है क्रोमोसोम का नंबर पहले हाफ होता है गैमिट बनने के टाइम पे, है ना। क्रोमोसोम का नंबर पहले 46 से 23 उसके गैमिट्स में क्रोमोसोम्स आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब जाइगोट बनेगा, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, जाइगोट बनता है, तो वो 23 गैमिट जो 23 क्रोमोसोम जो है दोबारा से 46 हो जाते हैं। तो मेनली इस प्रोसेस में भी किसका रोल है, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वो है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके पास होता है डीएनए और प्रोटीन्स होता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। लोकेशन क्या है इसकी, सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं, सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं। आया समझ। अब जो है मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके अंदर क्या है, डीएनए है, अभी पढ़ा डीएनए होता है इसके अंदर, है ना। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो इस टाइप से हमें क्रोमोसोम दिख रहा है, इसके अंदर होता है ऐसे डीएनए, क्या होता है इसके अंदर, ऐसे डीएनए होता है। अगर देखो हम क्रोमोसोम के इसके स्ट्रक्चर की भी बात करें, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसका ऐसे, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच में यहाँ पे लगा हुआ है जिससे ये दोनों इसकी आर्म्स जो अटैच है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और इन दोनों को हम बोलते हैं, ये होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होती हैं ये होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये एक्चुअल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब अभी हमने बात करिए क्या कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डीएनए ऐसे प्रेजेंट होता है। तो भाई डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए क्या होता है, ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ। ये क्या है एक्चुअल में, जेनेटिक मटेरियल। देखो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है तो भाई सभी जेनेटिक मटेरियल होंगे, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल है विच कैरीज ऑल दी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। इट डिटरमिन्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एंड फंक्शन। ये बताता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप करता है और फंक्शन करता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये क्या, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हम अगर हम करंट एग्जाम्पल लें, कोई मतलब लाइव एग्जाम्पल लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे उसके अंदर नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर जैसे चिप होती है, कि चिप के अंदर क्या होती है, उसकी सारी जेनेटिक सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, उसकी कोडिंग सारी उसके अंदर होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में डीएनए होता है जिसके अंदर क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कि मतलब हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आएगी, है ना, कैसे मतलब हमारे हेयर का कलर होगा, कैसे हमारी आई का कलर होगा, है ना, कैसे हमारी स्किन का कलर होगा, सब जो है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सारी इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होती है ना। क्लियर हुआ इतना। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आया समझ। तो चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझो। देखो मैंने क्या बताया था कि सभी लिविंग फॉर्म सेल से मिलकर बनती हैं। इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या, अगर हम देखें, इसको जूम करके देखें, तो इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्चुअली इसके पास क्रोमैटिन होता है, पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये क्या होते हैं, जब ये कंडेंस होते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमोसोम, इस टाइप से क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को अगर हम और जूम करके देखें तो इस क्रोमोसोम के अंदर हमें दिखता है इस टाइप से डीएनए, हमें इसके अंदर दिखेगा, है ना। क्या दिख रहा है इसके अंदर, हमें इस टाइप से हमें डीएनए इसके अंदर दिखेगा, इस टाइप से, ठीक है। ये डीएनए दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस डीएनए की पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें, तो उसको हम बोलते हैं जीन, उसको हम बोलते हैं जीन। समझ में आया। क्या बताया मैंने कि क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम को अगर हम और जूम करके देखेंगे कि भाई क्रोमोसोम के अंदर ऐसा क्या है, तो हमें दिखेगा क्रोमोसोम में डीएनए।
डीएनए की पर्टिकुलर एक सेगमेंट को हमने बोल दिया है जीन। आया समझ आया इतना? तो देखो अब जीन्स क्या होते हैं, देखो ये होती हैं फंडामेंटल यूनिट होती है हेरिडिटी की, जो एक्चुअल में किससे बन रहे हैं, डीएनए से बन रहे हैं। जीन क्या है, जीन जो है, जो हमारा क्रोमोसोम है, सॉरी जो हमारा डीएनए है उसकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको हमने जीन बोल दिया है। तो किससे बनेगा, डीएनए से बनेगा। ठीक, रेस्पॉन्सिबल होता है, पास करवाता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जीन्स जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। अब देखो क्रोमोसोम बोल दो, डीएनए बोल दो, सब एक ही चीज़, एक ही उसके अंदर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को ही जीन बोल रहे हैं। आया समझ? उसके बाद एग्जाम्पल बता रखा है कि जो जैसे आई कलर है, डीएनए के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो उसके पास क्या होता है, पर्टिकुलर सभी कैरेक्टर्स के अलग अलग जीन्स होते हैं। कि मतलब जैसे हाइट के लिए कैसा जीन होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ऐसे ही जैसे कलर, आई कलर के लिए कैसा जीन होगा, कि मतलब ब्लू आई कलर का जीन होगा या ब्लैक आई कलर का जीन होगा, है ना। तो इस टाइप से क्या एग्जाम्पल क्या है कि जो आई कलर है इज डिटरमिन बाय वेरिएशंस इन द पर्सन जीन। एक्चुअल में जो आई कलर हमारे डिफरेंट होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो हमारा आई कलर का जीन है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए सभी इंडिविजुअल्स में अलग अलग जो आई कलर देखने को मिलता है। किसी के अंदर क्या होगा, ब्लैक आई कलर का जीन होगा, किसी के पास जो है ब्राउन आई कलर का जीन होगा, किसी के पास ब्लू आई कलर का जीन होगा। तो इस टाइप से हमें अलग अलग जो है आई कलर के जीन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद जैसे अटैच्ड एंड फ्री ईयर लोब्स की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये भी दो वेरिएशंस है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं ना। तो एक्चुअली ये भी किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी जीन के डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है कि किसी में जो अटैच फ्री लोब मिल रहे हैं और किसी में जो है किसी में अटैच लोब्स मिल रहे हैं। जो ये जो हमारे ईयर के लोब होते हैं ना, ये वाले जो ईयर के लोब होते हैं, किसी के तो ये वाले लोब जो है अटैच होते हैं, किसी के फ्री होते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रहा है किसके अंदर, मेनली ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो है, मतलब जीन्स जो होगा उसके वेरिएशन की वजह से हमें इस टाइप की अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। आया समझ? क्या क्रोमोसोम होता है, क्या डीएनए होता है, क्या जीन होता है, क्लियर हो गया? सिर के ऊपर से तो नहीं चला गया? बता दो एक बार। इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको ये ध्यान रहेगा ना कि भाई क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, बस इतना ध्यान रखो, सारी चीज़ें खुद ध्यान हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब भाई ये ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स देखो, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हाइट है, हाइट क्या होगा उसमें, जैसे हाइट क्या होगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया, और वो हाइट जो है टॉल भी हो सकती है, वो हाइट जो है ड्वार्फ भी हो सकती है। ये क्या हो जाएंगे, उसके ट्रेट हो जाएंगे। जैसे फ्लावर का कलर, ये क्या है कि उसका कैरेक्टर है। यहाँ पे हम कैरेक्टर ले रहे हैं मेनली प्लांट का कि भाई फ्लावर का कलर कैसा है। अब वो फ्लावर का कलर जो है वो वाइट भी हो सकता है, और वो जो है पिंक भी हो सकता है ना, वो वायलेट भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये इसके ट्रेट्स हैं। क्लियर हुआ? कैरेक्टर और ट्रेट्स में अंतर समझ आ गया? कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर जो है, हम किसी क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि किसी को कुछ ऑब्जर्व करके जो हम बता रहे हैं ना, वो उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। और जो है मतलब उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्चुअल में क्या उसका ट्रेट है। क्लियर हुआ? देखो अब ये जो क्या है, ये है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेट। जैसे कि देखो कैरेक्टरिस्टिक तो सबके पास होगी, सबके पास जो है आई कलर भी होगा कुछ ना कुछ, सबके पास जो है जो हेयर है, हेयर का टेक्सचर सबके पास है, किसी के पास जो है मतलब जैसे कि किसी के हेयर जो है स्ट्रेट है, किसी के कर्ली हैं, तो ये सब क्या है, इस सब कैरेक्टर सबके पास होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वेरिएशन क्या देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें जो है हमें चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं कि जैसे आई का कलर जो है ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके ट्रेट्स हो जाएंगे आई के कलर के। ऐसे मैंने हाइट का बता दिया। ठीक है, जैसे स्किन कलर, स्किन कलर क्या है, एक्चुअल में एक कैरेक्टर है कि भाई ये क्या है, स्किन का कलर है। यहाँ पे हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को मेनली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसके अंदर स्किन का कलर कैसा है। ये मेरे इसका हमने कैरेक्टर यहाँ पे उठा लिया है कि स्किन का कलर कैसा है। ठीक है, या हम ये बात कर सकते हैं कि मतलब मेनली जो उनकी हाइट कैसी है। ठीक है, किसी की हाइट टॉल भी होगी, किसी की ड्वार्फ भी होगी, किसी की एवरेज भी होगी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनके ट्रेट्स हो जाएंगे। आ गई बात समझ? क्लियर हो गया? तो चलो
अब देखो ये ट्रेड्स जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। देखो इनहेरिट तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इनहेरिट का मतलब क्या था कि भाई ऐसे ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना। जैसे कि हमारा आई कलर का आई कलर कैसा है, अपने पेरेंट्स जैसा, या तो मम्मी जैसा होगा या पापा जैसा होगा। ऐसे ही जो हमारे हेयर का टेक्सचर है, मम्मी जैसा होगा या पापा जैसा होगा, है ना। तो ये जो हमें कैरेक्टर्स जो देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड ट्रेड्स कैसे होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, जब हम बर्थ के बाद जो जिनको एक्वायर करते हैं, जैसे कि हमने जो है गाड़ी चलाना सीख लिया, तो ये हमारे एक्वायर्ड ट्रेड है। अब क्या आप खुद सोचो, क्या ये ट्रेड जो है आगे फर्दर हमारे ऑफिस स्प्रिंग्स के अंदर जाएगा, हमारे फर्दर हमारे बच्चों के अंदर जाएगा कि भाई वो पैदा होती जो है गाड़ी चलाना सीख लेंगे? नहीं है ना पॉसिबल, है ना। या फिर देखो जैसे कोई और ट्रेड की जब बात होती है, हमें कोई लैंग्वेज आती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई जो हमारे जो आगे फर्दर बच्चे जो होंगे, फर्दर ऑफिस स्प्रिंग्स जो होंगे, उनको भी जो है वो भी मतलब एकदम जो है जब बात करना स्टार्ट करेंगे तो एकदम फॉरेन लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, है ना। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड्स हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना। ये जो हमारे इनके मतलब इन ट्रेड्स का हमारे पास कोई ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं है जो आगे फर्दर पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या है कि जब बर्थ के बाद जो हम कोई भी ट्रेड्स को एक्वायर करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। जो डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन क्या है देखो, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। ऐसे ट्रेड जो डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, वो डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि कोई लैंग्वेज सीखना, कोई स्कार, जैसे कि कोई हमें चोट लग गई और वो इतनी हमें जो है खतरनाक वाली चोट लग गई है कि वो उसका निशान हमारे जो है हमारे मतलब लाइफ टाइम जो है उसका स्कार हमारे ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही स्कार सेम जो ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी आएगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद मसल, क्या कोई बॉडी बिल्डर है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके बच्चे भी बॉडी बिल्डर ही पैदा होंगे? नहीं है पॉसिबल। ऐसी स्ट्रेंथ, तो ये सब क्या है, सब एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स। ये वाले जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं पास नहीं होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, लेकिन ये पास होते हैं थ्रू द जीन्स, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, लर्निंग अ लैंग्वेज, मसल स्ट्रेंथ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आई कलर, हेयर कलर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, हाइट, ब्लड टाइप क्या है, ये सब हमें अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। कॉज देखें इसका मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके, मेनली जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये हमें ट्रेड्स एक्वायर करते हैं। इनका जो फैक्टर है वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जो हमें मेनली क्या होते हैं, पेरेंट्स से हमें जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। चेंजेबिलिटी की बात करें, ये चेंज भी हो सकते हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, है ना। ये चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी, अगर मैं उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो मैं कुछ टाइम पीरियड बाद जो मैं उसको भूल भी सकती हूँ। वो मुझे ध्यान नहीं आएगी कि भाई उसके अंदर क्या क्या मेन टर्म्स थी, है ना, क्या क्या मतलब मेन जो है मतलब उसके अंदर मैंने क्या क्या सीखा था। भूलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। जैसे हम कोई सब्जेक्ट को लर्न करते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर उसको रिवाइज नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं। तो देखो इन ट्रेड्स को भूलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये जो है चेंज भी हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो सेम रहते हैं अक्रॉस दी जनरेशन। जैसा हमारा आई कलर है तो वो हमारा आई कलर ओल्ड एज तक भी सेम ही रहता है। जो हमारे बालों का टेक्सचर है वो हमारे ओल्ड एज तक भी वही बालों का टेक्सचर रहेगा, मरते दम तक वही हमारे ट्रेड्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन इन ट्रेड्स को तो भाई हम भूल सकते हैं। जैसे कि हमने स्कूटी चलाना सीख लिया, प्रैक्टिस में नहीं है स्कूटी चलाना, बहुत सालों बाद स्कूटी चला रहे हो तो फिर बाद में कुछ टाइम बाद उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं फिर वो चीज़ें दोबारा से ध्यान आती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। क्लियर हो गया एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड में क्या डिफरेंस है? क्लियर है सबको? क्लियर है तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई जेनेटिक्स की। जो हम इतना जीन बोल रहे हैं कि जीन ये होता है, डीएनए ये होता है, क्रोमोसोम ये होता है, तो भाई एक्चुअल में जो जीन होते हैं ना इनकी स्टडी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायो दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी, जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम क्या समझते हैं? जेनेटिक्स के अंदर जीन्स की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं कि कैसे जो है जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। क्या मेनली वो इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस है, कैसे जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या क्या क्या वेरिएशंस हमें
देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सब हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये टर्म जो है जेनेटिक्स किसने दी थी, इसको कॉइन किया था विलियम बेटसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेटसन ने इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था इन 1905। ये है विलियम बेटसन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फादर कौन है एक्चुअली। देखो ये इन्होंने तो क्या किया था, जो टर्म थी उसको कॉइन किया था, लेकिन फादर कौन है जेनेटिक्स के भाई, जिन्होंने अपनी पूरे लाइफ टाइम जो है मतलब इन जीन्स पे, एलील्स पे, इन सब पे रिसर्च करी, तो वो है मेंडल। क्या नेम है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या नेम है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनका नेम है। ये आपकी बुक का ही फोटो है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट उठाया ना कि भाई कैसे जो है ये जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, तो ये सबसे पहले किसका आइडिया था, तो ये मेंडल का ही आइडिया था, सर मेंडल का ही आइडिया था, ग्रिगोर जॉन मेंडल का, ठीक है। इन्होंने मेनली क्या किया था, इन्होंने जो है सबसे पहले पी प्लांट को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कि मतलब भाई कि मतलब उनको कॉन्सेप्ट समझना था कि भाई कैसे जो है कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफ़र हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, कैसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती हैं, और हम जो है कुछ जो है अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिख रहे हैं, मतलब क्या इसके पीछे मेन रीज़न है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने उठाया था, वो उठाया था ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। और इनका जो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है वो है 1822 से लेके 1884 जो है यहाँ पे इनका ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इनके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जो जिन टर्म्स को हम आगे जो है फर्दर बार बार वो टर्म जो है बार बार यूज़ होती रहेंगी, है ना। तो इसलिए उन टर्म्स को जो है हमें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, फिर उसके बाद हम समझेंगे आगे कि भाई क्या मेन जो है मेंडल की जो मेनली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले एलील्स क्या होते हैं, देखो एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं किसी भी जीन की। कोई भी जीन है उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं एलील। जैसे कि कोई आई कलर का जीन है, कोई आई कलर का जीन है, तो वो आई कलर का जीन जो है वो ब्लू कलर का भी हो सकता है और वो जो है ब्लैक कलर की भी हो सकता है ना। तो ये जो एक्चुअली में ब्लू और ब्लैक ये क्या है, इनको हम बोलते हैं एलील, कि ये है ब्लू कलर का एलील है और ये जो है ब्लैक कलर का एलील है। लेकिन दोनों किसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इस आई कलर के जीन की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने, एलील्स क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसी भी जीन की, है ना, लोकेटेड एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्पेसिफिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, है ना, ये जैसे हमेशा पेयर्स में, जैसे कि अगर हम बात करें टॉल या ड्वार्फनेस का जो जीन होता है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या हम इसको स्मॉल टी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एलील्स। क्लियर हो गया, जीन और एलील में अंतर समझ में आ गया है। जीन क्या होता है, देखो जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं एलील। कोई आई कलर का जीन है तो उसके जो है, जैसे मैंने क्या बताया एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, जैसे कोई आई कलर का जीन है, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कोई आई कलर का जीन, ठीक है, तो इसके जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि है ना क्रोमोसोम के ऊपर जो है एक ब्लू कलर का जीन भी मिल सकता है, ब्लू कलर का एलील भी मिल सकता है ना, ब्लू कलर का एलील भी मिल सकता है, और जो है ये ब्राउन कलर का एलील भी मिल सकता है, ब्राउन ब्लैक किसी भी कलर का एलील भी प्रेजेंट हो सकता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीन जो है ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं किसकी, किसी भी एलील जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की। आई बात समझ, देखो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल हमें नहीं समझना है, सिर्फ जो हमारा 10th का सिलेबस है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, और जितना कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ हमें उतना ही क्लियर होना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें नहीं समझनी है। क्लियर हुआ, देखो पेयर्स में मिलते हैं हमेशा। एग्जाम्पल क्या है कि जो टी एलील होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टॉलनेस के लिए। ये एक्चुअली टी जो है ये यहाँ पे क्या है, ये टी जो है यहाँ पे हाइट का जीन है, हाइट का जो जीन होते हैं उसके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म से एलील्स हैं यहाँ पे, है ना, जो टी एलील है ये टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो यहाँ पे स्मॉल टी एलील है
ये जो यहाँ पे स्मॉल टी एलील है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पे ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई टॉल कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कैपिटल और स्मॉल से जो है जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, जो मतलब जो है आगे फर्दर जनरेशन में हमें देखने को मिलता है, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और जो कैरेक्टर जो है मतलब इतना ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि इतना डोमिनेंट नहीं होगा, वो इतना पॉपुलर नहीं होगा, वो कैरेक्टर पॉपुलर तो खैर नहीं बोल सकते, वो इतना मतलब इतना डोमिनेंट नहीं होगा कि मतलब उसको जो है ज़रूरत नहीं है आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग में जाके एक्सप्रेस करने की। तो वो क्या है, वो एक रिसेसिव एलील होता है, उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसको हम जो है कैपिटल लेटर से हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डोमिनेंट चीज़ को, और जो स्मॉल लेटर है उसको हम रिप्रेजेंट करें किसी भी रिसेसिव एलील को, किसी भी रिसेसिव ट्रेट को। क्लियर हुआ, इतना समझ आ गया। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो मैं जैसे मैं बता रही थी डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है। तो देखो डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलील जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। एक ऐसा एलील जैसे कि हाइट है, हाइट के यहाँ पे दो एलील्स हैं, एक टॉल वाला, एक है यहाँ पे ड्वार्फ वाला, ठीक है। अब ये टॉल वाला अगर एलील जो है फर्दर जो है एक्सप्रेस हुआ है जाकर प्रोजनी के अंदर, आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर अगर यही जाके एक्सप्रेस हुआ है, तो ये क्या है, वहाँ पे डोमिनेंट एलील है जो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। और जो रिसेसिव वाला है ये अपने एक्सप्रेशन को दूसरे एलील की प्रेजेंस में अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। क्लियर हुआ। देखो जैसे कि इसको हम यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये है कि जो हम पेयर्स में यहाँ पे एलील्स लिख रहे हैं वहाँ पे एक कैपिटल टी का होना जरूरी है, तब ये वहाँ पे डोमिनेंट एलील माना जाएगा, ठीक है। उसका रिसेसिव एलील क्या है, द एलील दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग डोमिनेंट एलील्स, है ना। एक ऐसा एलील जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग डोमिनेंट एलील्स, तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। इसको हमेशा एक्सप्रेस करते, ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब जब ये सेम प्रेजेंट होगा, मतलब ये जब इस टाइप से प्रेजेंट होगा कैपिटल टी इस टाइप से, जब ये स्मॉल लेटर्स दो एक साथ होंगे तभी ये, इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, है ना, और तभी ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर पाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई कैपिटल लेटर प्रेजेंट है, कोई कैपिटल एलील प्रेजेंट है, तो तब ये अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। इसको मैं आगे डिटेल में भी आपको समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पे टी एलील जो है ड्वार्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टी के साथ कोई कैपिटल आ जाएगा तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये यहाँ पे टॉल कैरेक्टर जो है, ये टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद होमोजाइगस का मतलब क्या है, जब ये दोनों सेम एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बोथ एलील्स जो होते हैं जीन के वो सिमिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन बोथ एलील जो है जीन के आर सिमिलर, है ना। ये वो कंडीशन है जहाँ पे दोनों एलील जो होते हैं जीन के वो सेम होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेटेरोजाइगस में दोनों इंटरमीडिएट होते हैं, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे दोनों एलील जो है जीन के वो डिसिमिलर होते हैं, मतलब कैपिटल भी होगा साथ में स्मॉल एलील भी प्रेजेंट होगा। आया समझ, इतना क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ना। इस पर इतना ज़्यादा जो है मतलब मैं बताऊँ इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स समझना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर अच्छे से फोकस से चीज़ों को समझोगे ना, बहुत क्लैरिटी से हर एक चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो एनसीईआरटी क्या है ना, एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट देख के ना मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़ लोगे फिर आप एक बार एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो बहुत ईजिली जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। फिनोटाइप क्या होता है देखो, और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म को ले रहे हैं तो उसकी जो है मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ, जैसे मेरे यहाँ पे स्ट्रेट हेयर हैं, है ना, ब्लैक कलर जो है मेरी आइज़ का है, स्ट्रेट मेरे हेयर हैं, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है जो है मेरे फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक कैरेक्टर है मेनली मेरा, है ना, कि जिसको जो है सामने से देख के बताया जा सकता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली, तो वो होता है फिनोटाइप। क्या है मतलब, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द वे एन ऑर्गेनिज्म लुक्स,
इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे किसी के कर्ली हेयर होते हैं, ब्लू आइज होती हैं, हाइट टॉल होती है, तो ये सब जो है ईजिली क्या कर सकते हैं, ये सब ईजिली जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे जीनोटाइप की बात करें तो एक्चुअल में इनके पीछे जीन कौन सा है, किस जीन के प्रेजेंस होने की वजह से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, है ना। इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पे हम टॉल अगर कैरेक्टर है, किसी के पास टॉल है अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसके पास कैपिटल टी या फिर ये हो सकता है, ये इसके पास ये भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है ना। तो मैं मतलब मेनली हम यहाँ पे जीन्स को देख रहे हैं, मेनली एलील्स को देख रहे हैं, जैसे कैपिटल जी, ये इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनके एलील्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। देखो, डिप्लॉइड का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग हैं डिप्लॉइड, हमारे पास क्या है 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना। 2 सेट क्रोमोसोम्स के हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी हमारे पास बॉडी सेल्स हैं उन सब में क्या होंगे, उन सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम सब क्या है डिप्लॉइड है, और हमारे पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। मतलब 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के हमारे पास क्यों है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडी में हर कोई जो क्रोमोसोम होता है उसकी 2 कॉपीज़ होती हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 भी होगा तो उसकी हमारे पास 2 कॉपीज़ होती हैं, एक हमारे पास आई है अपने मदर से और एक हमारे पास आई है फादर से, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट हैं, इसलिए हम क्या हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं, और 2 सेट है हमारे पास क्रोमोसोम्स के, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि गैमीट्स के अंदर। इसका एक्सेप्शन बस ये ध्यान रखना है कि भाई गैमीट्स के अंदर तो होता है हैप्लॉइड, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही इनके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इनके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें और सभी सेल्स के हमारी बॉडी के, तो सब में 46 क्रोमोसोम्स ही हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। हैप्लॉइड क्या है, सिर्फ हमारे पास 1 सेट है क्रोमोसोम का, इनके पास ये क्या है सिर्फ 1 सेट है क्रोमोसोम का। डिप्लॉइड के पास क्या है 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम, तो हमारे पास 2 सेट हो गए हैं, टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये ध्यान रखना है कि जो हैप्लॉइड होता है, जो हमारी बॉडी में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ हैप्लॉइड होंगे, और उसके अलावा हमारी बॉडी के सारे सेल्स कैसे होते हैं वो डिप्लॉइड होंगे। इतना समझना बस। चलो अब हम बात करते हैं मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, मेरे जो जेनेटिक्स समझने के लिए कि भाई कैसे जो है जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स जा रहे हैं, तो ये सब समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले पी प्लांट को लिया। अब भाई पी प्लांट के पीछे मतलब ऐसे क्या ऐसी लॉजिक था कि मतलब उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया, तो समझते हैं क्यों पी प्लांट को चूज़ किया। देखो, मेंडल ने चूज़ किया है पी प्लांट को क्योंकि जो पी प्लांट्स होते हैं वो ईजिली ग्रो कर लेते हैं, ईजिली ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा इनको जो है मतलब देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को, एक ही सीज़न में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब इनके पास शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। मतलब ये है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें जो है 3-4 मंथ्स में हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, शॉर्टर इनकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद इस पी प्लांट के पास ना बहुत सारी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब इसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके पास जो है फ्लावर का कलर जो है, यहाँ पे हमें फ्लावर का कलर जो कोई वाइट दिखेगा, कोई वॉलेट दिखेगा, पोड का कलर में हमें चेंजेस दिखेंगे। तो इस टाइप से क्या है ना, आज मतलब जैसे प्लांट की हाइट में हमें चेंजेस दिखेंगे, तो हमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो पी प्लांट्स हैव मैनी इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स सच एज पी की शेप कैसी है, पोड की शेप कैसी है, फ्लावर का कलर कैसा है, ये सब जो है इसके अंदर हम समझते हैं, ठीक है। तो इस पी प्लांट को लेने का मेन मोटिव यही था कि इसमें ये सब जो कैरेक्टर्स हैं इनको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको इजीली देख सकते हैं। तभी क्या होगा, तभी जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे ना, जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे, इनके हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो उस टाइम पे ये ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम जो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या उसका एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो नेचुरली क्या होते हैं, सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं ये। पोलिनेशन का मतलब पता है, पोलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन्स को, है ना। एंथर से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं किसके पास, स्टिग्मा के सरफेस पे, है ना। क्या होता है पोलिनेशन का मतलब, देखो
जैसे ये मैंने बनाया है कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। चलो मैंने इसको अलग से बना के दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास एक ये प्लांट है, ये है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बड़ा ही गंदा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है। तो सिर्फ इससे बात समझ लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ठीक, उसके बाद इसके पास देखो ये फ्लावर जो हम बना रहे हैं, इसके पास एंथर भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा इसके पास, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा, ये हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, अब हम लेते हैं कोई दूसरा फ्लावर। समझो, अब देखो ये एक फ्लावर है, फ्लावर में जो है हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही बना रखा है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही बना रखा है, ठीक है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, ये है इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो समझो, सेल्फ पॉलिनेशन का, देखो पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है इसका एंथर और ये होता है इसका फिलामेंट। इस एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, इन पोलन ग्रेन्स के पास मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ से पोलन ग्रेन उड़कर जब इस स्टिग्मा के सरफेस पे जाएंगे, जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़कर इस स्टिग्मा के सरफेस पे जाएंगे, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो जा रहे हैं स्टिग्मा के सरफेस पे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं, देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल और इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये सर्कल वाला पार्ट नीचे, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमीट। ये अंदर ओव्यूल होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा फीमेल गैमीट, ठीक है। ओके, तो देखो अब ये मेल गैमीट उड़ के गया है किसके पास, स्टिग्मा के सरफेस पे गया है, ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक सेम फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है कि एंथर जो है, जो ये पोलन ग्रेन उड़ के जा रहा है, ये भी इसी फ्लावर का है और जो स्टिग्मा का सरफेस है वो भी इसी फ्लावर का है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, पी प्लांट के अंदर ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। अब जो है मेंडल ने क्या किया, मेंडल जो है इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे। वो कैसे, इन्होंने क्या किया कि कोई दूसरा प्लांट लिया, पी का कोई दूसरा प्लांट लिया, उसके पोलन ग्रेन को उठाया, उसके पोलन ग्रेन को उठाया यहाँ से और उसको इसके सरफेस पे यहाँ पे हमें शेड कर दिया, स्टिग्मा के सरफेस पे शेड कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ।
सेल्फ पोलिनेशन क्या है, वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा सरफेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और क्रॉस पोलिनेशन क्या है, यहाँ पे 2 फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक फ्लावर का क्या लिया है, एंथर लिए हैं, पोलन ग्रेन्स लिए हैं मतलब, और दूसरे फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा का सरफेस। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए होगा वो अलग अलग, जो मेनली जीन्स होंगे वो अलग अलग यहाँ पे फ्लावर के होंगे, ये इसके अलग, इसके पास जो अलग जेनेटिक मटेरियल है उनके पास अलग जेनेटिक मटेरियल है ना। तो यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो मैंने क्या बताया था, नेचुरली तो ये सेल्फ पॉलिनेटिव होते हैं, लेकिन मेंडल ने इसको ईजिली क्रॉस पॉलिनेटिव इसको करवा सकते हैं, ठीक है, ईजी हो सकते हैं, मेंटेन इनको ईजिली कर सकते हैं, और उसका जो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। उसके बाद एक बार के क्रॉस करवाने से, जो क्रॉस कैसे करवा रहे हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया पॉलिनेशन वाला, उस टाइप से क्रॉस करवाते हैं, और हम जो है हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? क्रॉस का मतलब समझ गए ना, क्रॉस का मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं, मेनली किसी और दूसरे प्लांट का, जो हम क्या लेंगे, किसी और दूसरे प्लांट का जो हम पोलन ग्रेन ले रहे हैं, इसको किसी दूसरे पी प्लांट के जो स्टिग्मा का सरफेस है उस पर आके शेड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमीट है, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और इस टाइप से ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर यहाँ पे ये जो मेल गैमीट है यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और यहाँ से नए ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो जाता है। नए मतलब न्यू जो मतलब मेनली प्लांट्स है उनका प्रोडक्शन होगा। समझ में आई इतनी बात? क्लियर हुआ कि मेंडल ने क्यों यहाँ पे पी प्लांट को चूज़ किया था, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PYQs देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पी प्लांट के पास, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से मेंडल ने इसको चूज़ किया था। ठीक है, हुआ सबको क्लियर? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब समझते हैं, देखो हम जो बात कर रहे हैं कि पी प्लांट के पास इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है, तो एक्चुअली उनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है वो देखते हैं पी प्लांट के पास। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कैरेक्टर की, कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लावर का कलर कैसा है, प्लांट की हाइट कैसी है, सीड का कलर कैसा है, सीड की शेप कैसी है, पॉड का कलर कैसा है, पॉड की शेप कैसी है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब क्या है, ये सब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, पी प्लांट की, सब की सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और ये है इनके ट्रेड्स, है ना, ये क्या है, ये इनके ट्रेड्स हैं, है ना। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, ये हम सब पढ़ रहे हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो देखो फ्लावर का कलर पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, सीड की शेप राउंड भी हो सकती है, रिंगल्ड भी हो सकती है, पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पॉड की शेप थोड़ी ऐसी इस टाइप से फुल भी दिख सकती है, इस टाइप से थोड़ी ऐसी पिच की हुई भी दिख सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी दिख सकती है। फ्लावर की पोजीशन बिल्कुल जो है, मतलब हमें जो है एक्सिस पे जो क्या दिख रहा है, इस टाइप से हमें एक्सियल पे जो है फ्लावर दिख रहा है, और टर्मिनल का मतलब क्या है कि सिर्फ टर्मिनस पे एक सिंगल फ्लावर हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सिस साइड में दिख रही है हमें, एक्सेल पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, और यहाँ पे हमें टर्मिनस से टर्मिनस पे सिर्फ एक फ्लावर हमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन। क्लियर हुआ? क्या है यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक, कितनी कैरेक्टरिस्टिक हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो है 7 तो कैरेक्टर्स लिए हुए हैं पी प्लांट के, और जो है उनकी 14 उनके ट्रेड्स लिए हुए हैं, 14 उनके ट्रेड्स लिए हुए हैं, 7 उनके कैरेक्टर्स हैं और 14 उनके ट्रेड्स लिए हुए हैं। इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो इसमें जो पर्पल कलर होता है वो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब ये होगा कि जब यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे ना इस ऐसे पी प्लांट को जिसके पास जो है ये पर्पल कलर का फ्लावर है, उसको हम क्रॉस करवाते हैं किसी भी कलर के फ्लावर से, तो यहाँ पे ये अपने मतलब जो इसके प्रेजेंस में है ना, वाइट वाला जो है, यहाँ पे वाइट वाला फ्लावर जो है
इसके प्रेजेंस में ये हमेशा अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा और ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो है मेनली यही वाला फ्लावर कलर दिखेगा, इसलिए ये डोमिनेंट है यहाँ पर। ऐसी प्लांट की हाइट टॉल हमेशा एक्सप्रेस होगी मेनली ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। सीड का कलर येलो हमेशा एक्सप्रेस होता है, ये डोमिनेंट है। और रिसेसिव मैंने बताया था, रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेड जो है अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, मतलब इसके साथ कोई डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, सिर्फ यही होमोजाइगस में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहे थे हम, सीड की शेप राउंड या रिंकल्ड, पोड का कलर अगर ग्रीन होगा तो वो क्या एक डोमिनेंट ट्रेट है, पोड की शेप अगर इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंट ट्रेट है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है तो वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो चलो भाई फर्स्ट अपना क्रॉस समझते हैं। क्या क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्रॉस करवा रहे हैं, मेनली कोई एक सिंगल कैरेक्टर लिया प्लांट का, पी प्लांट का कोई एक सिंगल कैरेक्टर लिया और उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको क्रॉस करवा रहे हैं मेनली, है ना। प्लांट को क्रॉस करवाएंगे और फर्दर स्टडी करेंगे हम एक सिंगल कैरेक्टर की कि यहाँ पे कैसे एक सिंगल कैरेक्टर जो है फर्दर ट्रांसफर हो रहा है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स वन कैरेक्टर की यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कैसे वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे जाएगा। क्लियर हुआ? दिस क्रॉस इंडिकेट दैट आउट ऑफ द टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ओनली वन अपीयर्स इन द प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन होगी, इस क्रॉस को करवाने के बाद जैसे फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल ने क्रॉस किया था, मेंडल एक्चुअली में क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने क्रॉस किया था प्योर ब्रीड टॉल प्लांट को। प्योर ब्रीड का मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी इसके पास कोई भी क्या है, रिसेसिव एलील नहीं है, इसके पास कोई भी रिसेसिव एलील नहीं है, कोई भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट नहीं है। प्योर ब्रीड ड्वार्फ का मतलब क्या है, इसके पास सिर्फ क्या है, वही प्योर कंडीशन में बिल्कुल ड्वार्फ वाले एलील्स ही प्रेजेंट हैं। समझ आ गया कि प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिया है, उसके पास कोई भी रिसेसिव एलील नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला प्लांट होगा सिर्फ टॉल, नो रिसेसिव। और ये है प्योर ब्रीड वाला एकदम ड्वार्फ प्लांट लिया, इसके पास इस टाइप से होमोजाइगस कंडीशन में ऐसे ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे हमने ट्रेड्स ले लिए। अब देखो समझते हैं, है ना। यहाँ पे जो दो क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। देखो पहले जो है मैं क्रॉस बताती हूँ उसका कैसे होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है, टॉल प्लांट्स लिए हैं और दूसरी तरफ लिए हैं हमने ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। टॉल प्लांट्स लिए हैं तो मतलब कैपिटल टी एकदम प्योर ब्रीड लिए हैं ना टॉल प्लांट्स, प्योर ब्रीड हमने लिए हैं यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या है भाई हमारे, ये हैं हमारे पेरेंट्स। क्या है ये हैं भाई हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना, गैमीट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी गैमीट होगा। देखो जो यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन होगा, कैपिटल टी का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे सिंगल कैपिटल टी भी लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे गैमीट्स जो बनेंगे सारे सेम बनेंगे, स्मॉल टी वाले गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद हम करवाएंगे इनका फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या करवाएंगे, इन गैमीट्स को फ्यूज़ करवाएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाएंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। क्या बनाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये है यहाँ पे F1 जनरेशन, मतलब फीलियल 1 जनरेशन है ये, यहाँ पे फीलियल 1 जनरेशन, ठीक है।
अब खुद बताओ यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या शो होगा, ये जो यहाँ पे प्रोजनी बनी है इसमें क्या एक्सप्रेशन शो होगा। यहाँ पे कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है तो यही अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, है ना। तो ये प्लांट्स कैसे होंगे, ये जो यहाँ पे अपने प्लांट्स बनाए हैं ये कैसे होंगे, ये सारे के सारे होंगे टॉल। ये है टॉल हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स बनी है ना। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पास दोनों यहाँ पे एलिड्स प्रेजेंट हैं, तो टॉल हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पे बनी हैं, ठीक है। टॉल हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स का यहाँ प्रोडक्शन हुआ है F1 जनरेशन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ इसने कैपिटल टी ने अपने एक्सप्रेशन को शो किया है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील वो कौन है, वो है कैपिटल टी, और स्मॉल टी क्या है यहाँ पे रिसेसिव एलील, ठीक है। अब हम करवाते हैं इनका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करवाएंगे, इनका हम करवाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इनकी क्रॉस पॉलिनेशन इनकी सेल्फिंग कराएंगे, इनके हम करवाएंगे सेल्फिंग। मतलब जो यहाँ पे हमारे हाइब्रिड्स बने हैं ना, ये वाले जो हाइब्रिड्स बने हैं इनको जो हमारे सारे जो यहाँ पे F1 जनरेशन में जितने भी हाइब्रिड्स बनेंगे उनको आपस में हमने क्रॉस करवा दिया है। तो एक कैपिटल टी ले लेते हैं इधर और एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी इधर गैमीट बनेगा। ये क्या है, गैमीट्स, और इधर भी गैमीट्स की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इधर गैमीट बनेगा, ठीक है। अब इस गैमेट को हम लेते हैं पीनट स्क्वायर पे। ये क्या होता है, देखो इस टाइप का एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे जो है इस टाइप से इसको ऐसे एक तरफ जो यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्लांट के गैमेट्स, एक तरफ ले लेंगे दूसरे प्लांट के गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक को अगर हम मेल फीमेल भी मान लेते हैं, जैसे एक को हमने मेल कह दिया एक को हमने फीमेल कह दिया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक प्लांट के गैमेट एक तरफ लेंगे दूसरे प्लांट के गैमेट एक तरफ लेंगे, ठीक है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ पे ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। कैपिटल टी मिलकर क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर को हमेशा पहले लिखना है, स्मॉल को लिखना है बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कैपिटल टी पहले पढ़ रहे हैं हम, और ये स्मॉल टी पहले पढ़ रहे हैं, कैपिटल टी बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फिर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद स्मॉल टी। समझ आया, इतना क्लियर हुआ। अब ये बताओ यहाँ पे ये क्या एक्सप्रेशन शो करेंगे, ये मुझे बताओ, ये यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन शो करेंगे बताओ। कैपिटल टी यहाँ पे क्या शो करेगा, टॉल कैरेक्टर टॉल होगा, ये इसके पास भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये भी टॉल होगा, इसके पास भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये भी टॉल होगा। इसके पास यहाँ पे देखो ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, स्मॉल टी, कोई यहाँ पे टॉल वाला एलील प्रेजेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे ड्वार्फ होगा। और यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तभी ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करें इसके रेशो की, तो एक बात बताओ यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या है और जीनोटिपिक रेशो क्या है। अब भाई ये क्या होती हैं, अभी पढ़ के आए थे हम। फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब समझ के आए थे अभी। फिनोटाइप का मतलब क्या है कि जो हमें कैरेक्टर्स जो देख के समझ में आ जाएं कि भाई यहाँ पे जो है जो ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हम इजीली जो है देख के बता सकते हैं कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम टॉल कितने प्लांट्स दिख रहे हैं, हमें 3 प्लांट्स टॉल हैं और 1 यहाँ पे ड्वार्फ है, तो 3:1 आ जाएगी। वही बात करें अगर हम जीनोटिपिक रेशो की, मतलब अगर हम जीन्स की बात करें, एलील्स की बात करें, तो किसके एलील सेम है किसके डिफरेंट है वो हम देखेंगे। तो देखो एक तो ये वाला एलील तो यहाँ पे कैपिटल टी 1 है, ये वाला एलील्स यहाँ पे 2 हैं और ये वाला 1 है, तो रेशो आ जाएगी 1:2:1। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है, यहाँ पे हमने ये समझा है, हमने इनहेरिटेंस समझा है कि कैसे जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ये F1 जनरेशन है और ये वाली जो है यहाँ पे F2 जनरेशन है, ये वाली यहाँ पे F2 जनरेशन है, उसको F1 जनरेशन बोल दिया है, ये वाली F2 जनरेशन रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की हमने स्टडी करी है कि कैसे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक जो है फर्दर ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। रेशो ध्यान रखनी है,
3:1 और 1:2:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। PYQs में क्वेश्चन देखना भरे पड़े हैं यहाँ से क्वेश्चंस, इनको मॉडिफाई कर करके इस टाइप से क्वेश्चन देते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इधर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे सबको समझ क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट क्या, देखो ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। अभी जो हमने समझा था कि टॉल प्लांट था इस टाइप से, एक हमने ले लिया पे शॉर्ट प्लांट। जब हमने उनको क्रॉस करवाया तो यहाँ पे हमें सारे के सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग्स देखने को मिले इस टाइप से। फिर हमने कोई भी 2 ऑफ स्प्रिंग्स उठाए और इनको क्रॉस करवा दिया, है ना, इनको क्रॉस करवा दिया, तो हमें इस टाइप से प्लांट्स देखने को मिले, जिसमें हमें एक टॉल दिख रहा था, इसमें हमें 3 टॉल दिख रहे थे, एक शॉर्ट दिख रहे थे, 3:1 फिनोटिपिक रेशो। और जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारे 1:2:1 हमारी जीनोटिपिक रेशो आ गई है। क्लियर हो गया? अब बताओ सबको समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ? तो देखो, जो अब हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा है, तो इसके ही बेसिस पे, है ना, इसके ही बेसिस पे हम समझेंगे कि भाई कौन कौन से लॉज दिए गए थे मेंडल ने, मतलब इसके बेसिस पे कौन कौन से लॉज फॉर्मुलेट किए थे वो समझते हैं। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो है फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी बताया था मैंने कि कैसे जो है मतलब डोमिनेंट वाला ट्रेट या आगे ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जा रहा है। अगर डोमिनेंट वाला एलील कहीं पर भी प्रेजेंट है तो वो हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बस इतना ध्यान रखना है। देखो, मेंडल का फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, ये जब 2 पेरेंट्स को कंबाइन किया जाएगा, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनके पास, उनको क्रॉस किया जाएगा, तो 1 ट्रेट हमेशा अपीयर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। जो ट्रेट अपीयर होगा वो होता है डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट अपीयर नहीं होता वो होता है रिसेसिव ट्रेट। अभी बताया था, है ना। जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जब इसके पास 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं सेम एलील की, मतलब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में मिलता है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है ना। एकदम इजी सा लो, बताओ कुछ है इसके अंदर? कुछ टफ लगा? कुछ टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ समझना है कि हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब सारा डोमिनेंस वाली बातें बता देनी है कि भाई जो डोमिनेंस वाला ट्रेट है वही जाएगा F1 जनरेशन में, जहाँ पे भी डोमिनेंट एलील मिलेगा वहीं अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, बस ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताओ इसमें कुछ लगा? इसमें कुछ हार्ड लगा? कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। देखो, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मतलब क्या है? देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हर कोई जीन जो है सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से। ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन। देखो, हमने क्या पढ़ा था अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि देखो यहाँ पे जब ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे F1 जनरेशन आ गई है, तो क्या बताओ ये यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई हमें वो दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक बन गई है, कोई इंटरमीडिएट जो ऑफ स्प्रिंग टाइप के बन गए हैं? कुछ ऐसा नहीं हुआ ना। एज वाला जो जीन है, जो कैपिटल T वाले जो जीन है, कैपिटल T वाले जो एलील है, वो अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल t वाले हैं वो अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुद की सबकी इनकी अपनी अलग सेल्फ आइडेंटिटी होती है। ऐसा नहीं कि ये आपस में मिक्स हो गए, मिक्स नहीं हो रही है, सब जो है अपने आप को अलग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या किसी टाइप की हमें मिक्सिंग दिख रही है? कैपिटल T अपने अलग दिख रहा है, स्मॉल t अपने अलग दिख रहा है ना। तो क्या पढ़ा हमने? इनकी डेफिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग दी फॉर्म, जब हमने गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन देखा था, हर एक जीन जो है सेपरेट हुआ है एक दूसरे से। टू ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन, है ना। हर गैमेट में क्या था? एक एलील प्रेजेंट था। जैसे कि कैपिटल टी में सिर्फ एक यहाँ पे एलील प्रेजेंट है, स्मॉल टी में यहाँ पे ये स्मॉल टी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गैमेट्स जो है उनकी प्योरिटी हम देख रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पे हम गैमेट्स जो है वो एकदम प्योरिटी, मतलब प्योर गैमेट्स हमें दिख रहे हैं, है ना। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट व्हेन 2 ट्रेट्स कम टुगेदर, जब ये F1 जनरेशन में साथ साथ आए हैं, दोनों साथ साथ आए हैं इन 1 हाइब्रिड पेयर, जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी टाइप से मिक्स नहीं हुए हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं।
बताओ क्या किसी टाइप की हमें मिक्सिंग दिखी है कैरेक्टर्स की? नहीं दिखी ना। सिर्फ कैपिटल टी ने ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल टी ने नहीं किया। स्मॉल टी ने अपने आगे जाके F2 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्लियर हुआ इतना? आया समझ? चलें आगे, चलो चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, जिसमें हमने स्टडी की थी कि कैसे जो है वन कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका इनहेरिटेंस हमने देखा था कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वन कैरेक्टर जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब ये दो कैरेक्टर्स को अगर हम लें, तो कैसे वो जो है ट्रांसफ़र होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, क्या उनकी रेशोज आएंगी, वो सब हम समझेंगे। चलो, इट इज़ अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स इज स्टडीड एट टाइम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे दो कैरेक्टर्स का। एग्जाम्पल है, मेंडल ने क्रॉस कराया दो डिफरेंट ट्रेड्स को पी प्लांट के, जैसे कि सीड का कलर और सीड की शेप। सीड की शेप क्या ले ली? राउंड सीड ले लिए और रिंकल्ड, और कलर येलो और ग्रीन। आया समझ क्या बोला मैंने? मेंडल ने यहाँ पे क्रॉस कराए हैं दो ट्रेड्स। कौन कौन से? सीड का कलर ले लिया है, दूसरी तरफ सीड की शेप ले ली है। सीड की शेप हमने क्या क्या पढ़ी थी? राउंड और रिंकल्ड जो है सीड की शेप होती है, और सीड का कलर कैसा होता है? येलो या फिर ग्रीन, ठीक है। अब देखो, इनको हम क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करके हमें क्या दिखेगा? 1 सेकेंड, देखो सबसे पहले लेते हैं पेरेंट्स। एक तरफ लेंगे राउंड एंड येलो, एक तरफ लेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स, उनको हम क्रॉस करवाएंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट से, ठीक है। इनको हमने क्रॉस करवा दिया है, राउंड और येलो को, राउंड येलो सीडेड प्लांट्स हमको क्रॉस करवा दिया है रिंकल एंड ग्रीन सीडेड प्लांट से, ठीक है। इनके जो अगर हम जीनोटाइप्स कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या है ये सब? पेरेंट्स। इधर हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गया पेरेंट्स। अब वही सेम प्रोसीजर, गैमीट्स का फॉर्मेशन, वही सेम गैमीट्स का प्रोडक्शन करवाएंगे। इधर से उठा लेंगे हम, कैपिटल आर उठा लिया, इधर से उठा लिया कैपिटल वाई को। देखो अगर दोनों को सेम भी लिख लेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा बिना मतलब प्रोसेस, कि कैपिटल आर फिर कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई, कॉम्प्लेक्स करना है फालतू में। तो हम कैपिटल आर को एक बार ही लिख लेंगे कि दोनों भी कैपिटल आर सेम ही बन रहे हैं, तो कैपिटल आर एक लिख लिया और कैपिटल वाई एक लिख लिया। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल आर लिख लेंगे और यहाँ पे ये दोनों सेम है, स्मॉल वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब हम करवाएंगे इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कैसे करवाएंगे? सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ, है ना। सबसे पहले समझो, इसको क्रॉस करवा दिया, सॉरी, पहले कैपिटल आर वालों को लिखेंगे फिर वाई वालों को लिखेंगे, है ना। तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा के क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन जाएगा हमारा हाइब्रिड। पहले कैपिटल आर वालों को एक साथ लिख दिया, फिर वाई वालों को एक साथ लिख दिया। आर में भी कैपिटल वालों को पहले लिखना है, स्मॉल वालों को बाद लिखना है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा बन गया है हाइब्रिड, बन गया है हाइब्रिड। और ये क्या है? हमारी F1 जनरेशन। ये बन गई है हमारी F1 जनरेशन। इसके जो हमें प्लांट्स दिख रहे हैं वो कैसे दिखेंगे? खुद समझो, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? राउंड को।
स्मॉल आर तो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा, कैपिटल वाई अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, ये नहीं करेगा। तो कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो को। राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स यहाँ पे हमें दिखेंगे। राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स जो है हमें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सिर्फ जहाँ पे कैपिटल वाला है वही अपना एक्सप्रेशन को शो करेगा, वही यहाँ पे डोमिनेंट एलील है। कैपिटल आर है यहाँ पे डोमिनेंट राउंड, कैपिटल वाई यहाँ पे डोमिनेंट है येलो। तो हमें राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ आया? नेक्स्ट चलें तो देखो, अब हम वही सेम प्रोसीजर जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था वही सेम प्रोसीजर करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इनको करवाएंगे क्रॉस, है ना, इनका करवाएंगे हम सेल्फ पोलिनेशन, है ना, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, सॉरी क्या करवा रहे हैं इनका हम सेल्फिंग करा देंगे। जो यहाँ पे हमारे हाइब्रिड्स जो बने हैं ये हमारी F1 जनरेशन है, उन F1 जनरेशन के आपस में सेल्फिंग करा देंगे। क्या करवा दिया इनकी? सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है। सेल्फिंग कराएंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा। कलर येलो लेती हूँ, उससे अच्छा क्लियर दिख रहा है। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये था, इनकी हम सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। गैमीट्स कैसे कैसे बनेंगे देखो, गैमीट्स बनाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सबको लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो कैपिटल आर इससे एक बार क्रॉस करवा दिया, फिर इस कैपिटल आर को एक बार इससे क्रॉस करवा दिया, ठीक है। फिर इस स्मॉल आर को एक बार इस वाई से क्रॉस करवा दिया, इस स्मॉल आर को एक बार इससे क्रॉस करवा दिया। क्या बना? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ आया? इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे और फिर इसका क्रॉस इससे। आया समझ? क्लियर हुआ इतना? अब वही ये भी सेम है तो वही सेम गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये जो है ना यहाँ पे जो गैमेट्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स जो इन गैमेट्स को गलत बना देते हैं। अगर यहाँ पे गैमेट्स प्रोडक्शन में आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, सारा जो आगे आपका जो फर्दर रेशो आएगी वो सारी उल्टी पुल्टी रेशो हो जाएगी। तो इसलिए हमें गैमेट्स जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये गैमेट्स का बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो है हमें ध्यान रखना है कि इनको सही से हमें सही इनकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? कैपिटल आर वाई, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब बन गए हैं हमारे इनके से गैमेट्स, ठीक है। अब देखो इनको हम लेते हैं पिनोट स्क्वायर पे। वन टू, अब देखो यहाँ पे 4 है तो 4 बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पे 4 लिए हैं। वहाँ पे हमारे कितने दो गैमेट्स का प्रोडक्शन था मेरे लिए, ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, तो उधर हमने 2 बॉक्स लिए थे। यहाँ पे हमने 4 हमारे गैमेट्स दिख रहे हैं तो हमें 4 बॉक्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है हमें 14 बॉक्सेस का क्या बनाना है, एक प्रॉपर एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब इनको इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो वही सेम मोनोहाइब्रिड की तरह इनका क्रॉस करते हैं। जैसे मैंने बताया अगर आर को हम पहले लेंगे, है ना, आर को जो है कैपिटल वाले को पहले लेते हैं, स्मॉल वाले को बाद में लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो आर है पहले आर को लेंगे और फिर उसके बाद वाई को लेंगे, ठीक है। ऐसे इसको भी ऐसे लेंगे, आर को एक साथ ले लिया और वाई को पहले कैपिटल को लेंगे और फिर लेंगे स्मॉल को। सेम यहीं कैपिटल को इसको ले लिया, फिर स्मॉल आर आ रहा है और फिर दोनों वाई आएंगे, ठीक है। ऐसे कैपिटल आर है स्मॉल आर, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ?
फिर वही आर आर है, आर आर को साथ ले लिया। अब वाई में स्मॉल वाई दिख रहा है, फिर कैपिटल वाई दिख रहा है, तो फिर पहले कैपिटल को लेंगे फिर स्मॉल को लेंगे। ये एक्चुअल में पैटर्न होता है इनको लिखने का, ठीक है। कैपिटल आर को एक साथ ले लिया और उसके बाद दोनों स्मॉल वाई को एक साथ ले लिया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर के साथ फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई पहले लेंगे और फिर स्मॉल वाई लेंगे, ठीक। उसके बाद सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर वही स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सेम ही पैटर्न में लिखना है हमको, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई पहले और स्मॉल वाई बाद में। उसके बाद फिर देखो पहले हम आर पढ़ रहे हैं बेशक, लेकिन लिखेंगे पहले हम कैपिटल को, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल को लिखेंगे, फिर कैपिटल आर है फिर स्मॉल आर है, फिर स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर है स्मॉल आर, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतना समझ आया? इतना क्लियर हुआ? पहले कैपिटल वाले को लिख दिया आर को, उसके बाद स्मॉल वाला आर, फिर कैपिटल वाला और फिर स्मॉल वाला, इस टाइप से बना रखा पैटर्न। अब देखो अब हम समझते हैं इनमें मतलब क्या, इनके मतलब क्या कैरेक्टर शो कर रहे हैं ये। तो देखो यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? राउंड को, है ना। सबको समझ आया ना ये चीज़? मैंने क्या बताया था, जो कैपिटल आर है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई जो है येलो, कैपिटल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिंकल्ड जो है इधर स्मॉल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन है इधर ये स्मॉल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो इतना? अब देखो समझो, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। देखो अब जैसे कि मैंने बताया था, डोमिनेंट वाला एलील ही अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, जहाँ पे भी डोमिनेंट एलील दिखेगा वही उसका एक्सप्रेशन दिखेगा। देखो कैपिटल आर है, राउंड बनेगा, येलो वाई वाला कैपिटल है तो येलो होंगे ऑब्वियसली प्लांट, राउंड एंड येलो शेडेड प्लांट्स बन गए। यहाँ पे कैपिटल आर है फिर राउंड बन गया, कैपिटल वाई है येलो बन गया, कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है येलो, कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है येलो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है येलो, कैपिटल आर है राउंड। क्या ये स्मॉल वाई क्या है इधर? ये तो येलो नहीं है। स्मॉल वाई क्या है इधर बताओ? स्मॉल वाई क्या था? स्मॉल वाई क्या था? स्मॉल वाई है ग्रीन, है ना। ग्रीन सीड प्लांट्स हो गए, तो स्मॉल वाई है इधर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, है ना। इसको हमने लिख दिया ग्रीन। कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है येलो, कैपिटल आर फिर राउंड, फिर स्मॉल वाई दिख गया। स्मॉल वाई क्या बताया था अभी? ग्रीन। कैपिटल आर है राउंड, ये है येलो, कैपिटल आर है राउंड, ये है येलो। यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर आ गया, तो इसका राउंड का जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा था? आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। और जो ये वाई है ये क्या है? येलो। स्मॉल आर फिर वही रिंकल्ड, और ये वाई दे अगर है इधर तो येलो को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल आर फिर वही राउंड, वाई है तो येलो, आर है तो राउंड है, और स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, ठीक है। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिंकल्ड को। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो को, ठीक है। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड को। और जो स्मॉल वाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। इतना क्लियर हो गया? आगे समझ इतना? इसके हम देखिए, हम इसके रेशियोज देखें एक बार। तो देखो
सबसे पहले हम प्लांट लेंगे जो हमें सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा है, राउंड येलो दिख रहा है तो राउंड येलो ले लेते हैं, राउंड एंड येलो प्लांट्स, राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स लिए सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या दिख रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन ले लेते हैं, राउंड एंड ग्रीन जो है हमने उसके बाद ले लिए राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद क्या दिख रहा है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो दिख रहा है, रिंकल्ड और येलो। उसके बाद दिख रहा है रिंकल्ड और ग्रीन, क्या दिख रहा है, रिंकल्ड और ग्रीन। अब इनको देखो, हम नंबर देखते हैं, इनको देखते हैं कितने कितने कौन से प्लांट्स है। देखो तो राउंड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गए 9। राउंड और ग्रीन देखते हैं, राउंड और ग्रीन 1 2 और 3। रिंकल्ड येलो देखते हैं, रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो 1 2 और 3। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, इधर 1 दिख रहा है, 1 है। तो इसकी फिनोटिपिक रेशियो कितनी आ जाएगी, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी इसकी 9:3:1। और अगर हम इसके जीन्स को स्टडी करें ना, वैसे वो हमें करना नहीं है स्टडी, वो हमें प्रॉपर नहीं देखना है, लेकिन अगर इसको जीनोटिपिक को देखें कि अगर हम इनको जीनोटाइप्स को प्रॉपर देखें कि राउंड के कितने हैं, येलो के कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड कितने हैं, इस तरह से पूरे जीनोटाइप को अगर हम देखें तो हमें इसके जीनोटाइप की रेशियो मिलती है 1:2:1 2 4 2 1 2 1। अगर याद कर लोगे इतना भी चलेगा, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो बैठ के इनको काउंट करेगा, है ना। तो जीनोटाइपिक रेशियो को बस याद कर लो कि भाई कितनी रेशियो है, 1:1 2:4:2 और 1:1, ठीक है ना, 1:1 2:4:2 और 1:1, ये इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है। अगर निकालना चाहो, आपके पास इतना टाइम है निकालने का, तो बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आया समझ, इतना समझ आया सबको, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ है तो चलो एक बात और समझते हैं। आपके बुक में जो दिया हुआ है वही येलो राउंड, हमने राउंड एंड येलो ले लिया था, बात वही है। क्योंकि देखो ये क्या होंगे, आपसे क्वेश्चन में ना बिल्कुल जैसे मैंने बना के दिखाया बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही कैरेक्टर नहीं लेंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर 2 कैरेक्टर लिए हुए तो डायहाइब्रिड क्रॉस कर देनी है, सिंगल कैरेक्टर की अगर पूछा हुआ क्वेश्चन में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर देना, सिंपल है ना। वही सिंपल, वही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया इनका। उसके बाद इस टाइप से हमें प्लांट्स देखने को मिल गए हैं। 9:3:1 रेशो आई है इनकी फिनोटिपिक रेशो। अब देखो यहाँ पे जो है एक लॉ पढ़ते हैं हम, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या बोल रहा है, देखो इस लॉ को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो यहाँ पे हमें कुछ तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं, कुछ हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं। देखो राउंड एंड येलो पेरेंट्स के पास भी था, है ना, जो राउंड एंड येलो कैरेक्टर था ये पेरेंट का कैरेक्टर है, और उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन ये पेरेंट का कैरेक्टर है। दिखा देती हूँ, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंट के कैरेक्टर हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये वाला भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की बात करें, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, ये हमें दोनों नए कैरेक्टर दिख रहे हैं, है ना। राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, ये हमें यहाँ पे नए कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो इनको हम लिखेंगे, ये हैं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। हमें कुछ यहाँ पे न्यू ट्रेड्स, है ना, कुछ यहाँ पे हमें नए कॉम्बिनेशंस भी दिख रहे हैं। तो ये हमें नए कैरेक्टर नहीं बोल सकते, है ना, कैरेक्टर तो वही सेम है, ट्रेड्स तो वही हैं, लेकिन उसी का एक कॉम्बिनेशन जो है जस्ट उल्टा हो गया है, कॉम्बिनेशन कुछ अलग टाइप से बन गया है कि राउंड के साथ ग्रीन आ गया है और रिंकल्ड के साथ येलो आ गया है। तो ये क्या है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ना, कोई नए कैरेक्टर नहीं है, ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप के बने हैं, ठीक है। इसी बात समझ में आ गई कि 2 यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं और हमें जो है यहाँ पे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं। देखो अब हम समझते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। देखो
At the time of gamete formation, the two genes segregate independently of each other as well as of the other trait. जो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक जो ली थी कि यहाँ पे जो मैंने राउंड एंड येलो सीड्स लिए थे, रिंकल एंड ग्रीन सीड्स लिए थे, तो उन सब के एलील्स जो है अलग अलग सेपरेट हुए हैं। किसी भी टाइप का कोई एलील मिक्स नहीं हो रहा है, सब अपना अलग अलग जो है असोर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। आगे जाके फर्दर जो है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं और F2 जनरेशन में जाके जो है कुछ नए टाइप के कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेड्स के लिए क्या है, अलग अलग सेपरेट जीन्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिपेंडेंटली पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, इंडिपेंडेंटली पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, है ना। देखो हमने यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं ना, हमने यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए हैं, कितने सारे एलील्स पढ़ लिए हैं, लेकिन खुद बताओ क्या कोई यहाँ पे मिक्स हो रहा है कोई एलील, किसी टाइप के गैमेट की मिक्सिंग देखने को मिल रही है। सारे के सारे जो एलील्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहे हैं और F2 जनरेशन में जाके अपने एक्सप्रेशन को, जो F1 जनरेशन में अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है, वो F2 जनरेशन में जाके होमोजाइगस कंडीशन में अपने एक्सप्रेशन को शो भी कर पा रहा है और यहाँ पे नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन, न्यू टाइप के कॉम्बिनेशन भी बना रहा है। ठीक है, देखो अब समझते हैं ये लॉ जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। वो ये लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहा है जीन्स के, है ना, जीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहा है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और जो है ये जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, स्पीसीज़ के अंदर हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है ना। स्पीसीज़ में हमें देखो जहाँ पे जैसे हमने क्रॉसिंग कराई है तो यहाँ पे हमें नए टाइप के कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले हैं और यहाँ पे हमें नए टाइप के वेरिएशंस भी जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, समझ आ गया, इतना क्लियर हुआ, आगे समझ। तो देखो अब समझते हैं, देखो अब समझो, ये हमने पढ़ लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, समझ आ गया इतना, है ना। कैसे जो है मतलब वन कैरेक्टर की स्टडी करिए कि कैसे वो वन कैरेक्टर जो है इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में और कैसे जो है दो कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में। उसके बाद हमने लॉस पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और जो थर्ड वाला लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो चलो अब अपना जो है लास्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसमें लास्ट चल रहा है हमारे चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो मेनली जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनका जो है मतलब कि वो मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा और वो कैसे मतलब प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो ह्यूमन बींग्स के पास जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं और सिर्फ 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं और 1 पेयर होता है सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम। डिफरेंस समझते हैं क्या काम है दोनों का। देखो जो ऑटोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व, इनका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले प्रोसेस में इनका कोई काम नहीं होता है। इनका काम होता है कि ये कुछ जेनेटिक कोड कैरी करते हैं, कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं जो मेनली ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि मेल के पास होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल के पास होता है XX क्रोमोसोम। तो ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। फर्दर जब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इनके जब नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तो उसी से ही जो है क्या बनता है, मेल बनता है या फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। देखो कैसे जो है सेक्स ऑफ एन न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमिन इन ह्यूमंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका PYQ बहुत बार पूछा हुआ है, PYQ बहुत बार पूछा का। देखो पेरेंट्स को लेते हैं सबसे पहले, एक है फादर, फीमेल पेरेंट, सॉरी मेल पेरेंट फादर, जिनके पास है XY क्रोमोसोम। दूसरी तरफ ले लेते हैं मदर, जिनके पास है XX क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो ये जो है इन दोनों को अगर हम अलग अलग दिखाएं, ये X है और ये Y है। ठीक है, इनके पास क्या हो, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे
किसी गैमेट में एक्स जाएगा, किसी गैमेट में वाई जाएगा। इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे किसी में एक्स जाएगा और किसी में, दोनों में तो एक्स ही जाता है, ठीक है। अब जैसे ही गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, ये मैंने क्या बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे किसी स्पर्म में एक्स जाएगा, किसी में वाई जाएगा और किसी में एक्स, किसी में वाई। अब इनका फर्टिलाइजेशन समझते हैं। देखो, इस एक्स जो है इससे क्रॉस करेगा तो एक्स एक्स का फॉर्मेशन, ये एक्स जो है इसके साथ फ्यूज़ हो गया है, फिर एक्स एक्स का फॉर्मेशन, ये वाई जो है इस एक्स के साथ फ्यूज़ हो गया है तो एक्स वाई बन जाएगा, और ये वाई जो है इस एक्स के साथ फ्यूज़ हो गया है तो एक्स वाई बन जाएगा। इस टाइप से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब देखो ये एक्स एक्स क्या है, ये जो यहाँ पे एक्स एक्स है ये क्या है, फीमेल, यहाँ पे गर्ल बनेगी, गर्ल, गर्ल बेबी। ये क्या है, यहाँ पे भी गर्ल, यहाँ पे बॉय और यहाँ पर भी बॉय, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर गर्ल है, मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेशो है वो सेम आ रही है। 50% यहाँ पे गर्ल चाइल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और 50% ही जो है यहाँ पे बॉय का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, मेल और फीमेल चाइल्ड की दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम है। समझ आ गया। क्रोमोसोम के नंबर की बात करें, देखो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे थे 46, है ना। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। ओहो 1 सेकंड भाई, कहाँ चला गया। ठीक है, अब ये देखो ये हाफ हाफ जाएंगे 23 इसके अंदर, मतलब 22, ओहो 1 सेकंड, 22 और एक एक्स क्रोमोसोम 23 यहाँ पे, 22 और एक वाई क्रोमोसोम यहाँ पे, 22 और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर, और 22 एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर। अब देखो 22 ये सब मिलके कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्स है तो इस एक्स के पास कितने हैं, 22 22 44, है ना। इस एक्स के पास 22 क्रोमोसोम्स हैं, इस एक्स के पास 22 क्रोमोसोम्स है 44, और 2 ये वाले क्रोमोसोम हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एक्स, ऐसे यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स वाई, है ना। तो टोटल यहाँ पे वही सेम 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ। और एक बात समझते हैं कि ये बताओ कि जो मेनली सेक्स जो है किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन जो है मेनली जो है डिटरमिन कर रहा है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके सेक्स को कौन डिटरमिन कर रहा है। देखो फादर के पास जो है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं वो हेट्रोगैमेटिक फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं वो होमोगैमेट्स बन रहे हैं, है ना। क्रोमोसोम वहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेम है। तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम सेम है तो ये तो क्या ही मतलब फ़र्क पड़ेगा, जो सेक्स जो है न्यू बॉर्न बेबी का तो एक्स एक्स तो डिटरमिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो चेंज है ही नहीं, दोनों सेम है। तो मेनली जो फादर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा, क्या वो फीमेल होगा। देखो अगर मेन सारा डिपेंड, जहाँ पे जो खेल चल रहा है मेन वो वाई का है, वाई जिसके साथ भी क्रॉस कर जाएगा, वाई जिसके साथ भी फ्यूज़ कर जाएगा, वहीं पे ही जो है मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम गया है तो फिर तो फीमेल ही बनेगी, लेकिन जिसमें भी वाई चला जाएगा वो वहाँ पे जो है मेनली बॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो सेक्स जो है न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का इज डिटरमिन बाय फादर, है ना। हम लिख सकते हैं कि जो सेक्स होता है न्यू बॉर्न बेबी का is determined by the father। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं इधर से।
तो किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का अगर सेक्स पता लगाना है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, वो डिटरमिन करता है फादर पे, फादर के क्रोमोसोम पे डिटरमिन करता है। क्लियर हुआ, समझ आ गया? तो चलो समझते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जो अफेक्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। देखो अभी हमने पढ़ा था जेनेटिकली बेसिस देखा था मेरी सेक्स डिटर्मिनेशन का कि कैसे जो है जीन्स जो है मेरी क्रोमोसोम्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि जो सेक्स होगा न्यूबॉर्न बेबी का वो क्या होगा। इन ह्यूमंस में जेनेटिकली की अगर हम बात करें, इन ह्यूमंस में जो सेक्स होता है न्यूबॉर्न का इज डिटरमिन बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सेक्स जो होता है न्यूबॉर्न बेबी का वो कौन डिटरमिन कर रहा है कि कौन से क्रोमोसोम जो है, कौन से गैमीट जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं फादर से। मेनली जो वाई वाला है वही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये देखो स्पर्म में अगर एक्स है, एग के पास एक्स है तो बन गया है यहाँ पे फीमेल चाइल्ड, फीमेल बन गई है फीमेल। और अगर स्पर्म के पास वाई है, एग के पास तो एक्स ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक्स ही रहेगा सेम, है ना। तो यहाँ पे बन गए हैं मेल चाइल्ड, बेबी बॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नॉन जेनेटिकली बात करें अगर हम, कुछ जो है यहाँ पे कुछ एनिमल्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि टर्टल्स में, एलिगेटर्स में, क्रोकोडाइल्स में और स्नेल्स में। वो कैसे देखो, एनिमल्स इन विच सेक्स डिटरमिन इज नॉट डिटरमिन जेनेटिकली। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसमें जो है सेक्स जो है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का वो डिटरमिन नहीं हो रहा है बाय दी जीन्स, बाय दी क्रोमोसोम्स। तो वो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो टर्टल्स में अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर होता है ना, एग इनक्यूबेशन का जो टेम्परेचर होता है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ऑन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियोज। जो वहाँ पे जाइगोट बना है ना, देखो इन सब में क्या होता है, जैसे बहुत से एनिमल जो है एग प्रोडक्शन करते हैं तो उस एग को कितने टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर रहे हैं, तो वही जो है फैक्टर डिपेंड कर रहा है कि भाई जो सेक्स होगा उस न्यूबॉर्न का क्या होगा। देखो जो मेल्स हैं, अगर उस एग को इंक्यूबेट किया गया है 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस से कम पर, तो वहाँ पे मेल्स प्रोजनी बनेगी, मतलब मेल्स का प्रोडक्शन होगा। और अगर इस एग को इंक्यूबेट किया है 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर, 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे फीमेल्स प्रोजनी का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद अगर इक्वल नंबर है कब होगा, अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच में है 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस, अगर इस बीच में टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो प्रोजनी बनेगी वो जो है उसमें है इक्वल नंबर होगा मेल्स और फीमेल्स का। क्लियर हो गया। टर्टल्स में क्या हो रहा है कि जो एग इंक्यूबेशन का टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोजनी जो बनेंगी, जो वहाँ पे मेल जो न्यूबॉर्न जो होगा वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो मेल्स का फॉर्मेशन, 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो फीमेल्स का फॉर्मेशन। अगर टेम्परेचर दोनों के बीच में है तो दोनों इक्वल रेशो में फॉर्मेशन होगा। क्रोकोडाइल की बात कर लें, जैसे इसका उल्टा, अगर हाई टेम्परेचर है तो वो इंड्यूस करता है मेलनेस को, इसका जैसे उल्टा कर देते हैं, और जब लो टेम्परेचर वो इंड्यूस करता है फीमेलनेस को। उसके बाद स्नेल्स के पास तो इतनी अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इतनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई वो अपने सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं, है ना, कि वो जो है जब मन चाहे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल भी बन सकते हैं। क्या है कि इंडिविजुअल कैन चेंज, यहाँ पे सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स जो है यहाँ पे भी जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होता है। 3 एग्जाम्पल दे रही है हमने, टर्टल्स का, क्रोकोडाइल्स का और स्नेल्स का। पता होना चाहिए और कितने टेम्परेचर पे क्या इंड्यूस हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जो है यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, PYQ उठा रहे ना, भर भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस टॉपिक से। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही इजी पीजी तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक क्लियर तो हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। तो चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इसमें से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है।
डीएनए के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल होती है उसके पास इंफॉर्मेशन। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है। चेंज जो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, विल प्रोड्यूस आर डिफरेंट प्रोटीन, अगर जो है डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा ना, तो मतलब मेल जो प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम रहेगी अगर प्रोटीन चेंज हो गया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया था कि भाई अगर प्रोटीन चेंज हो गया है, प्रोटीन मेनली चेंज हो गया, डीएनए अगर चेंज हो गया, डीएनए में कोई भी चेंज, थोड़ा सा भी चेंज आ गया है, प्रोटीन चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगी। तो ये है यहाँ पे हमारा रॉन्ग, यही वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा रॉन्ग, और हमें बताना था यहाँ पे इनकरेक्ट ही बताना था। ठीक है, चलो यहाँ पे तो क्या बता रखा है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। क्या मदर से, हमने अभी देखा था, क्या मदर मेरी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? नहीं होती ना, मदर नहीं होती, फादर होते हैं। रॉन्ग। सेकेंड है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ये लाइन एज इट इज़ बुक की उठा के दे दी है, सही है एकदम। थर्ड है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। क्या हमने जैसे कुछ देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर फादर मेरे रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो क्या हमने ये पढ़ा था कि भाई मेल चाइल्ड जो होंगे वो ज़्यादा बनेंगे? क्या उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है? नहीं, दोनों की इक्वल होती है। हटाओ इसको भी। सेक्स जो होता है चाइल्ड का इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। बिल्कुल सही बात है कि जो सेक्स होता है चाइल्ड को डिटरमिन करता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या हो गया, सेकंड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है ना, सेकंड वाला और हमारा यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई, कैरी हेरिटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, सही है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। सही बात है कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के भी और प्लांट सेल के भी, है ना, सभी लिविंग फॉर्म्स के। सभी लिविंग फॉर्म्स की बात नहीं करते, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया में जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो होते हैं इस टाइप से जो मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो उनका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लैरिटी कर देती हूँ कि भाई बैक्टीरिया सेल में ऐसा नहीं होता है, मेनली प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, फंगी के सेल हो गए, एल्गी के सेल होते हैं, इनमें सब में होता है कि जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में, क्या ये पेयर्स में मिल रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं थे, ये सिंगल थे, है ना, ये पेयर्स में प्रेजेंट नहीं थे। क्योंकि देखो क्योंकि इनके पास क्या होता है, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में या तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, है ना, या एक्स होगा या एक्स एक्स होगा। तो ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में पेयर्स में नहीं मिलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हैप्लोइड। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ पढ़ते हैं, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सेल डिवीजन में इनका बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सही बात है, तो इसमें हमारा रॉन्ग कौन सा है ये है हमें बताना है करेक्ट। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जाइगोट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है जाइगोट में बताओ कितने होंगे। जाइगोट के पास जो है 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर से, 23 आ रहे हैं मदर से, तो टोटल कितने होंगे 46, है ना, कितने होंगे 46। सही हो गया, इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विल डिटरमिन अ मेल, मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, तो पढ़ के आए हैं अभी, एक्स वाई मिलते हैं मेल में और फीमेल में मिलते हैं एक्स एक्स, है ना, तो एक्स वाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिलते हैं मेल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर हेरिडिटी एंड आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ आ गया होगा। इसमें जो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स लगता है ना स्टूडेंट्स को, वो यही लगता है कि ये जो हमने क्रॉसिंग जो कराए थे कि ये फिनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो क्या है, ये सब क्या होता है, तो ये जो है मतलब
स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझा दिया है मैंने आपको। एंड आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि भाई मैं आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगी। उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो जो है उसके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।